नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक हुई। मीटिंग में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान को गति देने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। साथ ही इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण, अनुशासन के भाव के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। वहीं बैठक में विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उसी पवित्र धाम से चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद अब सवाल सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं। तीन स्तर पर जांच चल रही है। आरोपी कर्मचारी निलंबित हो चुका है और एसआईटी कार्रवाई में जुटी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे असभ्य अपराध बताते हुए साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पूरे प्रकरण के बीच एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की जरूरत का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ चढ़ावे की चोरी का मामला है या फिर मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सबसे बड़ा सवाल? देखिए, जो बद्रीनाथ धाम में चोरी हुई, क्या इनके अधिकारियों ने क्या किया? क्या आज तक वो सोते रहे? एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं लोग। एसआईटी किसके अंडर आता है? एसआईटी की जांच तो इसलिए कर रहे हैं कि जांच को दबाया जाए। जांच को दबाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। हमें तो एसआईटी पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एसआईटी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अगर आपने इसकी जांच करनी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का हिंदुओं के साथ छलावा करने का काम कर रही है। पूरे देश दुनिया से जो यहाँ पे हमारे वो आते हैं, भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके उसमें जो चढ़ावा है उसको चोरी का काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो जनता के सामने आ चुकी है। वो इस प्रकार का चोरी का काम, भगवान राम को भी छोड़ने का काम ये नहीं कर रहे। जहाँ तक मैं अगर अपना वक्तव्य कहूँ तो ये एक आस्था का केंद्र है और यहाँ पर तमाम सभी श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी होती है। इस पर किसी को भी राजनीति करने का मुझे लगता है कि अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो विपक्षी दल हो या अन्य लोग जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे धार्मिक स्थलों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब उनकी सरकारें यहाँ पर थी तो उनके द्वारा वहाँ कर्मचारी भी रखे गए, उनके द्वारा वहाँ पर घोटाले भी नजर आए, लेकिन कभी उन्होंने उनके बारे में बात जिक्र नहीं किया। लेकिन आज अगर कोई धार्मिक स्थलों में इस तरह का प्रकरण आता है तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग गलत कृत्य करेंगे, हमारे धार्मिक मंदिरों में या कहीं पर भी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाएंगे, उनको कहीं ना कहीं कानून की नजरों में आना पड़ेगा और वो जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। उधर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड में विकास कार्यों की सराहना करते हुए रिवर्स पलायन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर सड़कें, हाईवे और बढ़ती सुविधाओं के कारण लोग शहर छोड़कर फिर पहाड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहीं मंत्री रिजिजू ने इसे धरातल की हकीकत बताते हुए विकास कार्यों का परिणाम बताया है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान के तहत संत समाज ने 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का आह्वान किया है।
स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि देश भर से संत महात्मा इस अभियान में शामिल होंगे और पहले आंदोलन चलाया जाएगा, बाद में सरकार से वार्ता होगी। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के समाधान का समय है और सभी सनातनियों से अभियान में शामिल होने की अपील की। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पंजाब से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे पहले 4 आरोपियों को 84,500 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा के साथ पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस रिमांड के दौरान मिले सुराग पर कार्रवाई करते हुए 1,10,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। और रुक रहे ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बताते हैं उधम सिंह नगर के खटीमा वन रेंज के अंधेरा पुल क्षेत्र में शादरा नहर से लगे जंगल के किनारे एक खेत में नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हाथी की उम्र करीब 20 से 25 साल आंकी गई है। वहीं वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल वन विभाग सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहा है। उधर हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में उत्तरी हरिद्वार स्थित पेट्रोल पंप के पास बैटरी रिक्शा और ई रिक्शा की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद अब मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आमने सामने से टक्कर हो गई। आप देख सकते हैं बैटरी रिक्शा और ई रिक्शा की, और काफ़ी भयावह हादसा था। आसपास के स्थानीय लोगों ने फौरन पहुंचकर जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है और काफ़ी ज़ोरदार टक्कर हुई। हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हुए। टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है कि किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। उत्तरी हरिद्वार में 2 ई रिक्शा जो है वो आमने सामने से टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हरिद्वार का ये मामला है। आप देख सकते हैं किस तरीके की ये लापरवाही यहाँ पर रही है और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा है। कई लोग इस ई रिक्शा में सवार थे। उत्तरी हरिद्वार में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। ये आमने सामने से टक्कर हुई है और ये बड़ा हादसा यहाँ पर ज़रूर हुआ है। टक्कर के बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बता दें आपको, हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार का यह मामला है। टक्कर के बाद सभी अफरा तफरी मच गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तरी हरिद्वार में 2 ई रिक्शाओं की आमने सामने से टक्कर हुई है। कई लोग इसमें बुरी तरह घायल हुए हैं। तो हरिद्वार का यह मामला है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। कई महिलाएं, बच्चे भी इस ई रिक्शा में सवार थे और काफ़ी ज़ोरदार ये टक्कर हुई है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन के साथ चारधाम यात्रा पर भी असर डाला है। बता दें आपको, भूस्खलन के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 120 सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 100 मीटर जो हिस्सा है वो बह जाने से मार्ग 2 दिन तक बाधित रहा, जिसके बाद एसडीआरएफ ने दरअसल रस्सियों की मदद से करीब 100 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश केदारनाथ हाईवे और पौड़ी में कोटद्वार सतपुली हाईवे भी बंद है। प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने और यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।
वहीं मसूरी देहरादून हाईवे पर देर रात हुए भीषण भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। पहाड़ से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पर्यटक समेत स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। लगातार बारिश के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने की अपील की है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे केदारनाथ यात्रा मार्ग प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत और मार्ग बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रियों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तीन मुख वाली मां बगलामुखी का मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के नलखेड़ा में विराजित है। मां बगलामुखी सभी कामों के सिद्धिदात्री मां बगलामुखी, जिनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी मां सरस्वती विराजित है। मां बगलामुखी की प्रतिमा विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है, एक नेपाल, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया और तीसरी नलखेड़ा में। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की प्रतिमा एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई थी और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। पहले से माताजी को देहरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पूजा में हल्दी और पीले रंग के पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर जनपद पौड़ी के कफोलस्यू पट्टी के अदेंठ में पूर्व न्यार के तट पर स्थित है। मां ज्वाल्पा का ये धाम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए वर्ष भर खुला रहता है। धाम में चैत्र और शारदीय नवरात्रों में पूजा अर्चना का विशेष विधि विधान है। सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर की स्थापना साल 1892 में हुई थी। एक मंजिला मंदिर में माता अखंड ज्योत के रूप में गर्भगृह में विराजमान है। केदारखंड के मानस खंड में सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रुड़की के भगवानपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने इकबालपुर शुगर मिल के बकाया गन्ना भुगतान, चकबंदी, बिजली व्यवस्था और बारिश से फसल नुकसान के मुआवजे की मांग उठाई। संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पंचायत होती है आए महीने, जो मासिक पंचायत है वो हम हर तहसील में करते हैं। एक बार हरिद्वार करते हैं, लक्सर करते हैं, भगवानपुर करते हैं, रुड़की करते हैं। तो आज हमने भगवानपुर तहसील में अपनी यहाँ मासिक पंचायत करी है। जो किसानों के जो मुद्दे थे, बिजली संबंधी, चकबंदी संबंधी, कुछ आपदा जो हरी पानी की इस संबंधित थे, जो लोगों हमारे खेतों में नुकसान होगा उसके मुआवजे को लेकर हमने एडीएम साहब से वार्ता की और यहाँ तहसीलदार साहब, एडीएम साहब और बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी बुलवाए गए थे। हालांकि आज छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद भी हमने कहा देखो किसान की कोई छुट्टी नहीं होती। किसान 24 घंटे का काम करता है अपना, तो इसलिए आपको भी आना पड़ेगा। आप तहसील खोल लोगे, आप हमारी बात सुनोगे। देखिए त्यागी जी, अरोड़ा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कहा है कि जाने का पता नहीं लगने का कि कैसे जाएंगे। हो सकता है कि हमारे किसान वहाँ पहुँच रहे हो, आपको तो यही पता लगेगा एक दिन कि इतने किसान वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब सारे किसान इकट्ठा हो जाएंगे, जब आपको लगेगा क्या LIU है कोई सा भी, हमारी तैयारी चल रही है। रणनीति भी यही है कि हम यहाँ काफिले के साथ ना जाके हजारों की संख्या में विधानसभा पे, जहाँ भी मुख्यमंत्रियों के आवास पे या उनके कार्यालय पर हम उनका घेराव करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आपको ये दिखाई देगा कि देहरादून इतने 1000 किसान पहुंच गए।
उधर लगातार बारिश ने मसूरी के निकट केतवाला गांव के हालात अब बिगाड़ दिए हैं। भूस्खलन और सड़क निर्माण का मलबा मुख्य संपर्क मार्ग पर आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ग्रामीण जंगल के रास्ते पैदल आने जाने को मजबूर है। लोगों ने घटिया निर्माण, मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण में लापरवाही और राहत कार्यों में देरी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क, पेयजल लाइन और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में तत्काल स्थायी सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। सबसे पहली बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल डेली उनका आना जाना, रोजगार का यहाँ पे कोई साधन नहीं। रोजगार के लिए सब मसूरी जाते हैं सारे, कोई स्कूल्स में जाता है, कोई होटल्स में जाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाता है। तो सब लोग मतलब यहाँ से रोज सुबह निकलते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि रोड किस तरीके से टूटी। लोग जो है अपना जो राशन पानी भी यहाँ से जाता था, वो राशन पानी भी लोग कंधों में ढोके ले जा रहे हैं। और इसमें जो है प्रत्येक बुजुर्ग भी है, बड़ा भी है, छोटा भी, बच्चा भी है। और मेन हमारा शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें ही ज़्यादा हमारा वो था कि अब परसों की बात बता रहा मैं, मेरा लड़का स्कूल जा रहा वो कीचड़ में फंस गया है। स्कूल वाले ने क्या बोला कि उसे स्कूल से आउट कर दिया। तो या ये भी कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े नेताओं को होते हुए भी यहाँ पे रोड का ऐसा बुरा हाल है। कि आप सब देख रहे हैं कि अभी तो बरसात का शुरुआत के दिन ही है। मेरे हिसाब से क्या एक हफ्ता 7 दिन ही बारिश हो रही है और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को यहाँ से विस्थापन करना पड़ रहा है। मतलब अपने बच्चों को लेके यहाँ पे जो हमारी ये PWD के द्वारा जो रोड बनी गई थी, वो रोड से जो है कीचड़ हो रखा है पूरा। तो सुबह को जो बच्चे आते हैं तो बच्चे भी जो हैं पूरे मिट्टी से वो हो जाते हैं, तो उन्हें स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम इस बारे में जो है मंत्री जी से मिले थे। यहाँ एक रास्ता ये खेतवाले का है, यही सामने जो दिख रहा है खेतवाले का रास्ता है, उसका जो है पुस्तक टूट गया था पिछले साल। तो उस सिलसिले में मंत्री जी से मिला था। मंत्री जी ने जो है केवल PWD के लिए लिख दिया था और अब शासन दिया गया है कि हो जाएगा, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके सामने है गाँव के जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे बंद पड़े हैं। सुबह हम स्कूल बच्चों को कंधे पे उठा के स्कूल लेके जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कीचड़ में बच्चे पूरे ड्रेसेस जूते पूरे ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रधान हैं विक्रम रावत जी, वो तो इस पर लगातार काम कर ही रहे हैं। और जिससे ऊपर से और भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुना है, उनकी तरफ से हमें कोई अभी तक कोई ऐसा सहयोग मिला नहीं है जो कि मिलना चाहिए था। जिस हिसाब से जैसी स्थिति है उस हिसाब से मतलब उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अब संतुलन को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि भानियावाला और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश को जोड़ने वाले 763 करोड़ रुपए की 4 लेन परियोजना के लिए 7 मोड रिजर्व फॉरेस्ट में करीब 4,369 पेड़ों की कटाई की जा रही है। आपको बता दें कि NHAI का कहना है कि परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जबकि स्थानीय लोग और पर्यावरणविद पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए वैकल्पिक मार्गों की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये सेक्शन एक क्रिटिकल फॉरेस्ट सेक्शन से निकलता था, तो उसमें हमने प्लानिंग स्टेज में ही अपना कुछ ऐसे मेजर्स इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कराए कि फॉरेस्ट एरिया हम मिनिमम डाइवर्ट कराएं। हम जो एनिमल्स वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हाईवे आज की डेट में करंटली रोड से क्रॉस करते हैं, उनको सूटेबल क्रॉसिंग की स्पेस प्रोवाइड करें जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। इन सब मेजर्स को रखते हुए टोटल 3.5 किलोमीटर लंबा एक एलिफेंट एंड एनिमल अंडर एलिवेटेड कॉरिडोर इसमें प्लान किया गया है। सभी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और रही सिर्फ ये 7 मोड़ की बात, तो पूरा पहाड़ सर आगे ऋषिकेश से पूरा पहाड़ी चालू होता है और सब कर्व है ना, कहीं प्लेन नहीं है ना रोड। तो पहले वो सारी रोड भी सीधी कर दीजिए, वहाँ भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। रोज खाई में बसें गिरी होती हैं, रोज ओवर स्पीड कर रहे होते हैं। वहाँ तो ऑल वेदर रोड बन गया ना, फिर रोज वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। क्यों नहीं आज तक उसको क्योर कर पा रहे? ये और पेड़ क्यों काट रहे हैं? पहले उसको तो क्योर कर दें। हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, वृक्ष होंगे नष्ट तो सांस लेने में होगा कष्ट। ये सिर्फ हमको ही नहीं है, सांस हर किसी को लेनी है, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप फॉरेस्ट में हो, चाहे आप पुलिस के हो, चाहे आप किसी में भी हो, सांस हर किसी को लेनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों में दर्द है। जो ये पेड़ सालों साल से हमारे लिए खड़े थे, वो आज पड़े मिले हैं यहाँ पे।
तो हमें ये देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमें बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए हम इस विरोध में खड़े हैं। हमारे पास विकल्प भी बहुत थे, हम विकल्प भी थे। अगर हम सड़कों के केवल किनारे पेड़ों को न काटते तो हम ऊपर एक ऐसी अंडरग्राउंड रेल वो भी बना सकते थे। अगर आप देखें कि वहाँ नीचे ऋषिकेश से अंदर ही अंदर अगर हम भानेवाला तक एक वो सुरंग टाइप करके रास्ता बना देते तो हमारे पेड़ बच जाते। दूसरे विकल्प ये था कि जो नहर जा रही है उधर तक भानेवाला तक, उसी में सारे पेड़ पहले से ही कट रखे हैं, वो काफ़ी चौड़ा है। अगर उसी क्षेत्र को हम चौड़ा करके आगे बना लेते तो वो भी एक विकल्प था। और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।